अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पाकिस्तान स्टडीज़ का क्लास इंटरमीडिएट का लेक्चर नंबर 29 लेक्चर नंबर 29 करने वाले हैं। और जो हमारा इसका टॉपिक यानी कि उन्वान होगा वो पाकिस्तान के रिलेशंस जो हैं, ताल्लुकात जो हैं ईरान और अफ़गानिस्तान के माबैन, हम लोग उसको आज डिस्कस करेंगे। और हम लोग क्योंकि ये इंटरेस्टिंग टॉपिक इसलिए क्योंकि ईरान वाहिद ऐसा पहला मुल्क था जो पाकिस्तान के आज़ादी होने से पहले उसको तस्लीम कर चुका था, और अफ़गानिस्तान जो था उसने अभी तक उसको तस्लीम नहीं किया था, एक्सेप्ट नहीं किया था। तो हम इसको आज डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान की जो आज़ादी के वक्त इन दोनों ममालिक के अहम किरदार थे या रिलेशंस थे, ताल्लुकात थे पाकिस्तान के साथ, वो कैसे थे। तो आप इस टॉपिक को ज़रूर शुरू से आखिर तक देखें। और इससे पहले कि हम लोग इस टॉपिक को शुरू करें तो उससे पहले हमने जो पढ़ा था, जो हमने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान के यूरोपियन यूनियन के साथ जो ताल्लुकात थे, यानी कि यूरोपियन यूनियन के साथ जो रिलेशंस थे पाकिस्तान के, वो हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है और इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आज के टॉपिक के हिसाब से अगर देखा जाए तो पहले पाकिस्तान रिलेशंस विद ईरान एंड अफगानिस्तान में, तो अफगानियों के साथ हमारे जो ताल्लुकात आते हैं उनको हम पहले डिस्कस करेंगे। क्योंकि अफगानियों का अगर देखा जाए अफगानिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान जब शुरू में आज़ाद हुआ तो उनके साथ ताल्लुकात ऐसे बहामी और मुझे ना भाईचारगी के हिसाब से या ब्रदराना हिसाब से बड़े अच्छे ताल्लुकात इतने नहीं थे। लेकिन आगे चल के जब सफारतकारी बढ़ी, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बढ़े, तो फिर फरवरी 1948 में अफ़गानिस्तान ने भी पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर लिया। अब इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो रिलेशंस जो हमारे थे, ताल्लुकात, एक्सपेक्ट्स या फैक्टर्स यानी कि पहलू या अवामिल, अगर इसके लिहाज से आपके पास अगर सवाल आता है तो आपने इसी तरह लिखना है। कैसे बेटा? कि पहला जो सबसे अहम मुद्दा था वो ड्यूरेंट लाइन का था 1893 में। जो आपके सामने तस्वीर दिख रही है, हेनरी मोर्टेमायर जो ड्यूरेंट साहब थे, उन्होंने एज अ फॉरेन सेक्रेटरी के तौर पर उस वक्त हिंदुस्तान में ये एक लाइन बना दी थी अफगानियों के साथ मिलकर। जो उस वक्त के अमीर थे अफगानिस्तान के, अब्दुल रहमान साहब, उनके साथ ये एग्रीमेंट साइन किया था कि परमानेंट सोल्यूशन होगा इस बॉर्डर का। और ये फाइनलाइज कर दिया गया था 1893 में कि यहाँ पर यही बॉर्डर इश्यूज़ इसी के हिसाब से अफगानियों के पास रहेंगे, ना कि हिंदुस्तान के पास। उसके बाद सबसे अहम मुद्दा यहाँ पर यह शुरू हुआ क्योंकि अफगानिस्तान लैंडलॉक कंट्री है, उसके दरमियान में कोई समंदर या कोई इतना बड़ा दरिया या स्ट्रीम का कोई निज़ाम नहीं है। तो उन्होंने अपनी ट्रेडिंग के हिसाब से अगर देखा जाए, तिजारत के हिसाब से देखा जाए, तो पाकिस्तान के साथ उन्होंने अहम ताल्लुकात इसलिए कायम किए क्योंकि पहली बात तो ये पाकिस्तान मुस्लिम ममालिक है और अफगानिस्तान भी मुस्लिम ममालिक है। तो यहाँ पर जो समंदरी रूट यानी कि समंदर के हिसाब से सबसे चीपेस्ट कॉस्ट पड़ती है, इतना ज़्यादा पैसा नहीं लगता जितना एयर और लैंड में लगता है। तो उसके हिसाब से पाकिस्तान के साथ उन्होंने ताल्लुकात कायम किए और उनको बाकायदा ट्रेड ट्रांजिट का अफगानियों को पाकिस्तान ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अफगानियों के साथ हमारा जो लैंड कॉन्सेप्ट भी था वो भी आया था, क्योंकि जो एक बहुत बड़ा साहनिया जो हुआ था पूरी दुनिया में, ट्रेजेडी जो हुई थी 9/11 की 2001 में या 11 सितंबर 2001 में जो हुई थी, तो उसका पूरे का पूरा जो मलबा था वो अफगानियों के ऊपर गिरा बिकॉज ऑफ तालिबान। तो ये एक ऐसी बात है कि तालिबान गवर्नमेंट को रिमूव करवाने के लिए, हटाने के लिए न्यू गवर्नमेंट अपॉइंट की गई। और यही वो वजह थी कि पाकिस्तान ने उसमें सबसे अहम किरदार इसलिए अदा किया क्योंकि अगर फंडामेंटलिज्म और एक्सट्रीमिज़म का कॉन्सेप्ट अगर अफगानियों में आ रहा है तो वो बढ़ता बढ़ता कहीं पाकिस्तान में ना आ जाए। इसी हिसाब से कि अफगानियों को बड़ा सपोर्ट किया गया पाकिस्तान की तरफ से, और यहीं पर पाकिस्तान ने पहली दफ़ा किसी दूसरे मालिक को कर्जा दिया था कि ताकि वो अपनी चीज़ों को सुधार सकें। अब ये एक ऐसा अलमिया था जिसकी वजह से अफगानियों के साथ पाकिस्तान का अहम किरदार रहा। लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का ईरान के साथ जो अहम ताल्लुकात आए, रिलेशंस बने, वो शुरू में बन गए थे जब पाकिस्तान आज़ाद भी नहीं हुआ था। तो आपने अगर नोट करा हो कि ईरान ने पहले ही पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज़ कर लिया था इन बिटवीन बिफोर 1947। और क्योंकि इस्लामिक एशियन कंट्रीज़ के हिसाब से और पड़ोसी ममालिक के हिसाब से पाकिस्तान और ईरान के सबसे अहम ताल्लुकात यहाँ पर जो हिस्टोरिकल तारीख़, कल्चरल, मज़हब, सबके लिहाज से, यानी कि सकाफ़त हो, मज़हब हो, तारीख़ी अमल हो, वो सबके लिहाज से ईरान और पाकिस्तान के अहम ताल्लुकात कायम हुए। अब अगर देखा जाए तो इनके रिलेशंस, एक्सपेक्ट्स और फैक्टर्स में सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है कि पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जब उन्होंने देखा कि कहीं ना कहीं ईरान ने हमें एक्सेप्ट किया है, यानी कि खान लियाकत अली खान ने, क्योंकि 1949 में शाह ऑफ ईरान जब विज़िट करने के लिए आए पाकिस्तान, तो उसमें सबसे अहम कॉन्ट्रैक्ट्स
और सबसे अहम ताल्लुकात कायम हुए। और 1950 में ये जो कॉन्ट्रैक्ट से ये ट्रेडिंग और तिजारत के हिसाब से यानी कि डेवलपमेंट के हिसाब से, तरक्की के हिसाब से आगे बढ़ना शुरू हुए। और उसमें ट्रेडिंग, कल्चरल एग्रीमेंट्स बहुत ज़्यादा अहमियत बनी। डिफेंस का भी बड़ा अहम किरदार रहा ईरान और पाकिस्तान के दरमियान। पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, इराक और ब्रिटेन के दरमियान एक बहुत बड़ा पैक्ट साइन हुआ था जिसको बोलते हैं बगदाद पैक्ट। अब ये क्या चीज़ है बेटा, ये हमने ज़्यादातर ग्रेजुएशन में और सबसे ज़्यादा हमने जो पढ़ानी होती है मास्टर्स लेवल पढ़ानी होती है, ये पूरे ट्रेड और डेवलपमेंट का बहुत बड़ा एक वो हुआ था, एग्रीमेंट साइन हुआ था यूरोपियन कंट्रीज़ बिटवीन द एशियन कंट्रीज़। तो उनमें सबसे अहम किरदार पाकिस्तान और ईरान का था। अब अगर देखा जाए तो सबसे अहम बात जो आती है इस्लामिक रेवोल्यूशन की, यानी कि इस्लामी इनकलाब की, जो 1979 में आया ईरान में, उसमें सबसे अहम किरदार जो लास्ट मोनार्क थी, यानी कि किंगशिप जो थी, बादशाह जो थी ईरान की, वो ख़त्म हुई थी। और उसको ख़त्म करने में सबसे अहम किरदार जो था तो इस्लामिक रिपब्लिक के जो उस वक्त के सबसे अहम रहनुमा थे आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़ुमैनी साहब। उन्होंने, आयतुल्लाह ख़ुमैनी साहब जो थे वो बड़े अहम लीडर बन के उभरे भी थे और उन्होंने डेमोक्रेटिक का पूरा कॉन्सेप्ट दिया था। और किंगशिप क्योंकि इस्लाम में कोई जायज़ भी नहीं है, तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जब ईरान में ये शाह हुसैन का जब दौर ख़त्म हुआ तो उस वक्त ख़ुमैनी साहब का दौर शुरू हुआ था एज अ डेमोक्रेटिक पार्टी। और उसमें पाकिस्तान ने भी अहम किरदार अदा किया ये एक्सेप्ट करने के लिए कि हाँ, डेमोक्रेसी ही सबसे अहम चीज़ होती है, जमहूरियत ही लोगों को आगे बढ़वाती है। ये किंगशिप का कहीं कॉन्सेप्ट भी नहीं है, ना मज़हब से रिलेटेड ना सकाफ़त से रिलेटेड है हमारी। तो यही वो चीज़ें थी कि जिसके हिसाब से ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात बड़े बेहतरीन हुए। और उसके बाद आयतुल्लाह ख़ुमैनी साहब ने बाकायदा पाकिस्तान को सपोर्ट किया ऑन द कश्मीर इशू, जो अभी तक रहा भी है और हो भी रहा है। लेकिन ईरानियन कौम ने, यानी कि उस वक्त ईरानी कौम ने ये बाकायदा ऐलान कर दिया था कि कश्मीरी भी हमारे भाई हैं, मुसलमान हैं, तो उनके हिसाब से भी हम उनको सेल्फ डिटरमिनेंट यानी कि कहीं ना कहीं उनको खुद मुख्तारियत देंगे। और इसमें ईरान और पाकिस्तान का सबसे अहम किरदार है। अब तुर्की भी आ गया है, मलेशिया भी आ गया है, मालदीव भी आ गया है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता सारे लोग आ रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर मुसलमानों का रुतबा गिर गया तो फिर उठाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और यही वो चीज़ें हैं कि पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे वो ईरान गए 2000, यानी कि उस वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दौर चल रहा था, तो उसके हिसाब से इन्होंने 2013 तक एक मुआहदा तय किया था जिसको बोलते हैं पाक ईरान गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट। और ये कंप्लीट होने के वक्त में ही इस क्राइसिस में डूब गया, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा मुद्दा खड़ा हो गया था पाकिस्तान में जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट रोकना पड़ा। और कंप्लीशन से पहले जो एनर्जी क्राइसिस होने थे पाकिस्तान के, उससे पहले इसको कंप्लीट करना था, लेकिन आज के दौर में ये मुमकिन नहीं हो सका। अब इसके पीछे बड़ी बड़ी वजूहत हैं बेटा, लेकिन अगर आपने नोट करा कि पाकिस्तान और ईरान के साथ जो सबसे अहम मुद्दा जो अब तक चल रहा है और बड़ा यूरोप के साथ भी चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान सेंट्रल एशिया का, यानी कि साउथ एशिया में सेंट्रल एशिया का कॉन्सेप्ट लेकर आता है। तो अगर नोट करा हो कि पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है जो एशिया को यूरोप के साथ और यूरोप को एशिया के साथ जोड़ रहा है एज अ सेंट्रल। आपने अगर ये भी नोट करा हो कि पाकिस्तान, ईरान और तुर्की का सबसे बड़ा रोड है जिसको बोलते हैं आरसीडी रोड। ये आरसीडी रोड जो है ये रीजनल कॉपरेशन डेवलपमेंट रोड कहलाता है, जो अब ईसीओ हो चुका है, इकोनॉमिक कॉपरेशन जो आपको ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है वो इन्हीं के हिसाब से हो चुकी है। और टीटी भी ये साइन की हुई है, यानी कि मुआहदा साइन हुआ है 1964 में। अब इस्तांबुल ट्रीटी के नाम से ये जाना जाता है क्योंकि ये पूरा यूरोप को बाकायदा किसके साथ जोड़ता है, एशिया के साथ, और उसमें पाकिस्तान का अहम किरदार होता है। ये बड़ी सबसे एक लिहाज से अगर देखा जाए इस्लाम में मुसलमानों की सबसे बड़ी इनडोर यानी कि इंटरनल लैंड माया जो आपके साथ ट्रेडिंग होती है वो इसी रोड से होती है, और ये बहुत बड़ा रोड है। ठीक है बेटा, तो ये आपको पता होना चाहिए था, ये आपको इल्म होना चाहिए था, क्योंकि हमारे ताल्लुकात जो हमारे बरादराना यानी कि मुसलमान ममालिकों से जो है ताल्लुकात हैं, उनमें अफ़गानिस्तान और ईरान के साथ हमारा कैसा किरदार है और कैसा ताल्लुकात है, हमने उसको आज डिस्कस किया है। लेकिन अगर आपको आज के लेक्चर में अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपको कोई चीज़ का पता हो या रिसर्च हो या आपको इजाफतन कोई नई चीज़ का पता हो तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके उन बच्चों, उन लोगों तक पहुँचाएँ जो लाइल्म है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।